Well, in this video, we will study about the article number 6.3. This is 6.3 work. So we will study about work. Okay. So this is our new article to study about. Okay. So हम अभी तक जो जानते हैं कि जो वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स. But now we extend our discussion now. For example, we are applying some force. This is, for example, it's a motion in a straight line. You just have one object which is of some block of mass m, and you're applying some force on this mass, and it actually in this direction. So you are applying the force on this mass like this. So this makes an angle some theta with the horizontal. Alright, so this is the applied force, right? This is the applied force F. Okay, so then the component of the force in the direction of displacement is F cos theta. Okay, this is what you have studied in the resolution of a vector. So this block is of mass m, right? This is initially at point A. So after some time, this block will reach to some another point B. This block will reach to point B, right? After covering a certain displacement D. This is the displacement D, right? So see, now we will define the work done in a bay. अब इसमें से हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं. देखिए, जो वर्क डन है वो वर्क डन को हम लिखेंगे. वर्क डन इज अ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज F cos theta, component of the force in the direction of displacement, and this is the displacement. So just see here. इसके डेफिनेशन को लिखने से पहले हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं. What is F cos theta? F cos theta is component of force in the direction of displacement, in the direction of displacement. देखिए जरा साथ में पिक्चर को भी देखिए. This is the component of the force in the direction of displacement. Applied force is in this direction, so we are talking only the part of the force. ये फोर्स का वो हिस्सा है जो इस मास को A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक ले जा रहा है. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड व्हाट इज दिस D? This is the magnitude of displacement. This is the magnitude of displacement. Alright. So there exists a product between the two. This is the product between the two. Now it is easy to define work. अब वर्क को डिफाइन करना बहुत आसान है. अब डेफिनेशन ऑफ वर्क यदि हमने देनी हो, सो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स F इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द फोर्स. अब यहाँ से सिंपली आपने लिख देना है वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज. अब आप यहाँ देख लीजिए गौर से, ये हम सिंपली डिफाइन कर देंगे. ये जो हमने देखा इसको हम सिर्फ वर्ड्स में लिख देंगे. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ, गुणा है ये. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ. अब किस किस का गुणा है यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए किस किस का गुणा है. दिस इज द मल्टीपल ऑफ F cos theta and D. And what is F cos theta? It is a product of component of the force in the direction of displacement, in the
component of the force in the direction of displacement, और दूसरा प्रोडक्ट की दूसरी क्वांटिटी क्या है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जरा गौर से देखिए, अब हम इसको आगे लिखते हैं कि जो वर्क डन हमारे पास है, वर्क डन दिस इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स का कुछ हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ये हुआ डेफिनेशन वर्क डन का। अब प्रॉब्लम ये है कि इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, नाउ सी हियर, इस आप इक्वेशन को बड़े ध्यान से रखिए अपने पास। इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, if there is no displacement at all, if there is no displacement, यदि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब फॉर एग्जांपल, आप एक चेयर पर बैठ के सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं और आप सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सो अब मम्मी पूछेंगे कि अभी भूख लगी है, तो आप बोलेंगे बहुत ज़ोर से, तो मम्मी बोलेगी कि ये तो काम तो आपने कुछ किया नहीं, तो यू विल जस्ट से कि मैं तो सुबह का पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। बट यदि मम्मी फिजिक्स की टीचर है तो वो कहेंगे कि भाई हम तो वर्क को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो देर इज नो वर्क डन। सो शी विल से लाइक दिस, एंड यू हैव टू वेट कि आपको कुछ फिजिकल काम करना है, मूवमेंट करना, तभी खाना मिलेगा। सो यू कैन थिंक इट लाइक दिस। दूसरा एग्जाम्पल है कि फिर आप क्या करते हैं, फिर आप चेयर से उठते हैं, अखबार पढ़ने से आप हट जाते हैं, उसके बाद आप दीवार को धक्का देने लगते हैं, बोले मम्मी अब हम कुछ काम करके दिखाते हैं। ये देखिए, मम्मी का पुत्र उठता है और यहाँ इस दीवार को ज़ोर से धक्का देता है, ऐसे करके। और इस केस में क्या होगा, दोनों हाथ से बच्चा दीवार को धक्का देता है कि देखो अब मैं आपको काम करके दिखाई देता हूँ। सो व्हाट विल हैपन, दीवार गिरेगी नहीं, नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो काम फिर भी नहीं होगा। इन दिस केस ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो, इन दिस केस ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो then the displacement is zero instead of applied force, then there is no work done will be also zero. So जो फिजिक्स में जो वर्क डन है वो इसका जो सोशल लाइफ में जो वर्क डन की डेफिनेशन है, उसके कंपैरिजन में जो फिजिक्स में जो वर्क की डेफिनेशन होगी वो एक डिफरेंट डेफिनेशन होगी। ओके, तो हम अगले पेज पर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस किस स्टेज के ऊपर वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस स्टेज के ऊपर वर्क डन नहीं होगा। तो हम सबसे पहला आपके साथ एग्जांपल करते हैं, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इफ। अब किन कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सो यदि सबसे पहले हमारा कंडीशन है, यदि देखिए पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो वर्क डन इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, पहला केस कैसा होगा, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। ऐसे उदाहरण क्या हो सकते हैं, एक उदाहरण तो हमने जैसे कहा कि आप एक कंक्रीट की दीवार को धक्का देते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो नो वर्क डन एट ऑल। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक वेट लिफ्टर है और वो 150 किलोग्राम का कोई मास उठाता है। ओके, जैसे ऐसे हम कुछ कोशिश करें कि ऐसा हम डायग्राम बना देते हैं, एक कोई वेट लिफ्टर है और ये कोई मास उठाते हैं 150 किलोग्राम का, और ये 30 सेकेंड तक अपनी जगह स्टेशनरी रहते हैं, नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। सो इस केस में क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज अनदर एग्जांपल व्हेन द वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक और एग्जांपल हम आपके साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास आपने अभी पढ़ा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एक कोई हम लीनियर मोशन का एग्जांपल लेते हैं
और इसमें आपके पास एक कोई ब्लॉक है, राइट। सो उसको हम टायर लगा देते हैं कि क्यों, कोई इस तरीके का एक ब्लॉक है, लो दिस इज अ ब्लॉक एंड अरे टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, हाथ से बनाते हैं। चलो ये उसके टायर है और जिसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और उसके बाद उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यदि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो आप ये देख लीजिए, यदि फोर्स वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू आपके पास क्या है, एफ डी cos theta. So now if f is equal to 0, what will happen? Work done is equal to 0. 0 multiplied by this d cos theta is equal to 0. So एक another example आपके पास हो गया कि किस स्टेज के ऊपर वर्क डन जो है वो 0 होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आप कंसिडर करिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन के देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। ये कंडीशन कैसी रहेगी, नो फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स के बाद कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो बॉडी यदि एक बार चलेगी तो हमेशा के लिए चलती रहेगी, राइट। सो देयर इज अनदर एग्जांपल इज, एक हम थर्ड एग्जांपल आपके साथ करते हैं। ये देखिए, आप रेलवे स्टेशन पर जाइए और रेलवे स्टेशन के ऊपर आपका वेट उठाने के लिए लोग काम करते हैं। आपका जो सूटकेस है उसको उठाया है इस तरीके से, ओके। और सूटकेस उठाकर जो जो उठाने वाला है वो ऐसे मूव करता है, राइट। सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन ये है, और वेट ऑफ द सूटकेस इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बाद में आप फिज़िक्स पढ़ते हैं और आप पूछेंगे भाई साहब पैसे कितने हुए, वो बताएंगे कि 200 रुपीज़ हुए, और आप यहाँ मैथमेटिक्स का फार्मूला लगा के कि मैं भी कुछ आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो आप ऐसा कर देंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, ये हो गया फोर्स जो आपने अप्लाई किया, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जितना आप दूर लेके आए, और आपके जो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल तो 90 डिग्री हो गया। तो भाई साहब ये जो कॉस 90 डिग्री होता है ना, ये तो 0 डिग्री होता है, इसलिए आपने कोई काम नहीं किया तो आपके लिए पैसे नहीं बनेंगे। तो फिर उसके बाद तो आप जाने और वो पैसे लेने वाला जाने कि आगे मसला कहाँ तक जाएगा। बट दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द जीरो वर्क डन, राइट। सो वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। आप अपने जो नॉलेज है इसको आप एक्सटेंड करें कि कहाँ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं कि जीरो वर्क डन का और एग्जांपल क्या हो सकता है, उसको भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। कि आप हम लेते हैं कि ये देखिए, ये एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक सर्कुलर ट्रैक चूज़ करते हैं, और उस सर्कुलर ट्रैक में जैसे फॉर एग्जांपल के मून जो है वो अर्थ के किनारे ऐसे, मून इज just rotating around the earth. This is the position of the moon and this is the center of the earth, right? So इसके लिए क्या होगा कि जो if जो gravitational attraction between the center of the earth and the center of moon is Fg, right? And the instantaneous displacement of the moon around the circular track is always tangential to this Fg, force of gravitation. So there is angle between the two is 90 degree. Alright. So work done in this case is equal to W is equal to F D. This is instantaneous displacement of the moon around the earth.
and this is cos 90 degree. So in this case work done is also equal to 0. Okay, so these are the different examples we have to discuss for the 0 work done. And now work done could be negative as well. So work done could be negative as well as positive. So ये पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क डन और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन की हम बात करते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन. तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं. 0 की हमने चर्चा कर ली, तो वर्क डन पॉजिटिव किस केस में होगा उसकी हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके पास इस तरीके से कोई एक स्ट्रेट ट्रैक है और उस स्ट्रेट ट्रैक में कोई एक ऑब्जेक्ट है. you place this object on this straight track and you are applying some force. You are applying some force in this direction. Okay, so this is the direction of force, right? And this is the direction of the same is the direction of displacement. So what is the angle between the two? W is equal to F D cos theta. Now here theta is 0 degree, so you can write F D cos 0 degree. So this is the example of the positive work done. ये positive work done का example हो जाएगा. This is the example of positive work done, right? So another example is the negative work done. तो उसके भी हम एक example के साथ चर्चा करते हैं. ये देखिए कि ये another example हो जाएगा. ये कोई ट्रैक है और इस ट्रैक में कोई पार्टिकल है. इट्स सम ब्लॉक. दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन these two surfaces. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टेंजेंट काम करेगा, टेंजेंशियली काम करेगा, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and this is the applied force. Applied force is in this direction. So with the applied force, this object is moving along this direction. This object is moving along this direction, but the force of friction is in the direction opposite to the direction of displacement. This is the direction of displacement from point A to B, but force of friction is acting in the direction opposite to the displacement. So work done by the force of friction क्या होगा? So work done by force of friction is F due to force of friction FD cos 180 degree. So cos 180 degree is -1. So in this case work done is negative. C इसको हम एक कॉमनली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास यदि हम एक सिस्टम बनाएं, यहाँ से आपको एकदम से समझ आ जाएगा. डायग्राम वाला पार्ट हम थोड़ा किनारे पर ही रखें तो अच्छी बात है. इस हिस्से में हम डायग्राम ही बनाएंगे. ये हमारा डायग्राम का हिस्सा रहेगा. देखिए हम एक और डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं कि हम 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं. यहाँ से आपको एकदम से समझ आ जाएगा. और देखिए इन 4 क्वाड्रेंट्स में फ्रॉम 0 डिग्री here theta is 0 is less than theta is less than 90 degree, and here is in this second quadrant 90 degree is less than theta is less than 180 degree. So in the first quadrant, so all the angles are positive. All the angles are positive. Okay, this means in this case cos theta is positive. In this quadrant cos theta is positive. So for angle between the force and displacement, for angle between force and displacement, for the angle between force and displacement, 0 degree is less than theta is less than 90 degree. What will happen?
cos theta is positive. Cos theta is positive. So if F is positive, D is positive, cos theta is positive, then work done is positive, leads to positive work done. Okay. बट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का केस में आपने किया, सो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो कॉस 180 डिग्री हो जाएगा फॉर, अब इन केस 0 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, इट लीड्स टू cos theta negative, leads to work done negative. So this is the example of negative work done. Okay. So आगे हम चलते हैं कि जो आपने वर्क के बारे में पढ़ा है, वर्क और एनर्जी जो होते हैं उनके दो सेम यूनिट्स होते हैं. अब इस जो नया पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी है उसके यूनिट्स की बात कर रहे थे हम, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला. तो जो SI यूनिट्स ऑफ वर्क होते हैं वो जाउल होते हैं. वर्क के जो यूनिट होते हैं वो जाउल होते हैं और एनर्जी के भी जाउल होते हैं. सो वर्क डन, work is measured in joules as well as energy is also measured in joules. So now in SI units, okay, and it is measured in arcs in CGS system of units, right? Then dimensional formula of work done, ये नई फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है. तो वर्क डन जो है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को आप लिख दीजिए ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज s. सो मास को आप m से लिखेंगे और एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे lt-2 से लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ को l से लिख देंगे. तो ये बन जाएगा ml2t-2. So this is the dimensional formula for the work done. So in another page we will now go for the alternative units of work or oblique energy in joules. Alternative units of work oblique energy in joules. ओके. सो पहले हम देखते हैं कि जो अर्ग होता है ना, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 to the power -7 जूल, राइट. सो एक यूनिट होते हैं एनर्जी के और वर्क के इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 क्रॉस 10 to the power -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट. तो ये हो जाएगा 1.6 क्रॉस 10 to the power -19 कूलम इंटू वोल्ट इज वंस अगेन जूल. So this is equal to 1.6 cross 10 to the power -19 joule. So another unit of work or energy is calorie. Calorie इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. So 1 calorie is equal to 4.186 joule, and one way to measure the work or energy is kilowatt hour. This is kilowatt hour, right? So this is kilowatt hour. So you can understand it so easily. किलो का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10 to the power 3 होता है. वॉट को आप ऐसे ही रहने दीजिए और आप आवर्स को आप SI यूनिट्स में बदल दीजिए. ये 3600 सेकेंड हो जाएंगे. तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, आप कॉन्स्टेंट्स को आगे ले जाइए. 3600 10 to the power 3 और ये वाट पावर इंटू सेकेंड टाइम. पावर इंटू टाइम इज द जाउल. पावर इंटू टाइम, वाट इंटू सेकेंड इज जाउल. तो इसको आप लिख दीजिए, यहाँ डेसिमल को शिफ्ट कीजिए, ये आ जाएगा 3.6 क्रॉस 10 to the power 6 joule. So these are way to measure the work or energy. Okay, so this is all about this video. If you have any question, query, you can write in the comment box. Thank you. Problem based on
based on the concept of work. So I would like to add this problem here first. Okay, so this is the problem we have to discuss now. So सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं. एक साइक्लिस्ट इज कम्स टू स्कीइंग स्टॉप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. 10 मीटर के बाद उसकी जो साइकिल है वो रुक जाती है. And during this process the force on the cycle due to road, this is 200 Newton. So how to write it? Force on cycle. Stopping distance हम लिख लेते हैं सबसे पहले, जितनी देर के बाद ये रुकता है. This is stopping distance is 10 meter, right? And then force on the cycle due to road, इसको ऐसे लिखते हैं हम, force on cycle due to road, हम सबस्क्रिप्ट लगाते हैं. force on the cycle due to road is equal to 200 Newton, right? And is directly opposed to the motion. So question is how much work, what is asked from us, how much work does the road on the cycle, the work does the road on the cycle, work done on the cycle by road, ये निकालना है हमने. और दूसरा पार्ट में हमसे पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा हाउ मच वर्क डज साइकिल ऑन द रोड. बी पार्ट में पूछा है हाउ मच वर्क डज साइकिल, सो वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल, ये आपसे पूछा हुआ है. सो दीज आर द टू क्वेश्चन दैट्स आर आस्क्ड फ्रॉम यू. सो नाउ, so work done on the cycle by the road is the work done by the stopping frictional force. So जो साइकिल जो रुक रही है वो stopping frictional force की वजह से रुक रही है. So this means force and displacement both are in the opposite direction. So first part is the work done on the cycle by the road is. So इस केस में क्या होगा कि जो stopping force और displacement है एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे with each other. So work done by the road on the cycle is, work done on the cycle by the road is force on the cycle by the road, and this is the displacement and the angle between the two, theta. So here theta is equal to 180 degree. So you can substitute force on the cycle by the road, it is 200 Newton, right, into the distance is 10 meters, the stopping distance. This is cos 180 degree, and this cos 180 degree is -1. So it will results to -2000 joule. So this is the amount of work done on the cycle by the road. Okay, this is the part A, and so now the second part of the problem is the B part is this. B part is now is asked from us work done on the road by the cycle. So यहाँ हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी force on the road by the cycle, right? So according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, action and direction are equal and opposite. This means that force on the cycle by the road is equal to a force on the road by the cycle. इनका जो मैग्नीट्यूड होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे. This magnitude of the two forces is same as it is equal and opposite also, but we are talking about the magnitude. यहाँ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, but a force on the road by the cycle is equal to the force on the cycle by the road. अब यहाँ देखिए कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, जब साइकिल रोड के ऊपर फोर्स लगाएगी तो रोड
डिस्प्लेस नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल इज इक्वल टू, पहले तो आ जाएगा फोर्स ऑन द रोड बाय द साइकिल इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। हम थीटा की चर्चा जो है वो नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस नेट वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल इज इक्वल टू 0। सो इसमें एक बड़ी मज़ेदार जो आउटकम आती है, जैसे लर्निंग आउटकम इस आर्टिकल से आती है। हम इसको लिखना की कोशिश करते हैं कि लर्निंग आउटकम इससे क्या हुई। लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम, हमने यदि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तो हमने वहाँ से क्या सीखा। हमने ये सीखा, लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम इज, हमने यहाँ से ये सीखा कि देखिए इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द साइकिल बाय द रोड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द रोड बाय द साइकिल। और यदि हम इसमें इसको हम ऐसे लिखें, फोर्स ऑन द साइकिल बाय द रोड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द रोड बाय द साइकिल। ये हमने यहाँ देखा, यहाँ आपने देखा, बट आपने क्या देखा, वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड इज नॉट इक्वल टू वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल। दिस इज द रिजल्ट। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड भी है, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके जो वर्क डन भी इक्वल और ऑपोजिट होंगे। दिस इज द लर्निंग आउटकम फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।